करना। ठीक है। पहला एमसीक्यू। द हाउस हैज 545 members on a particular day, 40 members are present, the government wants to present a bill, what do अच्छा, you एक मिनट, think टाइम टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। मैंने ऐसा सुना है कि प्रीतिमेश जो आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस, दे बोर्ड्स के लिए, तो फॉर श्योर आते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब आपको भी प्रीतिमेश ने ऐसा सेशन लिया होगा बोर्ड्स के पहले, कि जब वो मीटिंग के सब क्वेश्चंस बोलते हैं कि क्या हुआ था मीटिंग में एंड ऑल। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन ही बोलते, हम लोग को एक दिन बुलाया था स्कूल में, सेकंड फ्लोर पे ऑडिटोरियम में। एक वो जानकी देवी स्कूल, जेपीएस स्कूल के जो वो हैं प्रिंसिपल, क्या नाम है, जो भी है उनका नाम, कोई शर्मा ही है। तो उन्होंने कुछ आंसर्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे, बोर्ड मॉनिटर सेशन था एक टाइप का। ठीक है, तो वैसे ही सब हुआ था, ऐसा कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं देते जो बोर्ड्स में आता है। ठीक है। अच्छा, ओके। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? हाउस इज 5 कोरम के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? नहीं पता मेरे को। वन, कितना, 110 चाहिए होता है ना? But the government will is unable to introduce the bill because the नहीं, हाँ, cannot pass the bill क्योंकि मेजोरिटी है ही नहीं। करेक्ट। क्योंकि मतलब 110 वगैरह, मतलब 110 चाहिए होते हैं कोरम। ये आर्यन कौन ज्वाइन करा? आर्यन कोई है क्या कपूर में? मेरे को क्या पता। हाँ, आर्यन, एम आई ऑडिबल टू यू? आर्यन, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो हेलो। यार कैमरा ऑन करो, ऐसे लग ही नहीं रहा मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ किसी से, अपने से ही बात कर रहा हूँ। कैमरा ऑन करो फटाफट। रियल और आर्यन। नहीं, ए, ऑन करना पड़ेगा यार, मैं ऐसे तो कैसे पढ़ाऊंगा बिना कोई इंटरेक्शन, बिना कोई स्टूडेंट। मैं बोल रही आर्यन, हूँ एम, ना, मैं नहीं सुनती। नहीं सोना मत, मैं सो जाऊंगा ना, फिर मैं कैसे किससे इंटरेक्ट करूँ, कोई अरे तो है मैं होगा आपको ही। जगा दूंगी फिर से। आर्यन, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो आर्यन, क्या मैं ऑडिबल हूँ आर्यन? अगर हो तो चैट में भी लिख सकते हो, फिर हूँ तो मैं ऑडिबल, फिर आगे मैं बढ़ सकता हूँ। यस। ठीक है, अपना कैमरा ऑन कर लो, मतलब कर सकते हो तो कर लो, मैं चाहता हूँ कर लो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया कि 545 मेंबर्स है टोटल, और 40 मेंबर्स प्रेजेंट है उस दिन जिस दिन बिल पास होने वाला है। ठीक है। क्योंकि 545 मेंबर्स, कोरम के लिए कितने चाहिए होते हैं? 110 चाहिए होते हैं ना। 545 का 110 कितना हुआ? 54.5, मतलब रफली 55 मान लो। 55 मेंबर्स मिनिमम चाहिए होंगे तुम्हें किसी भी बिल को पास करने के लिए। यहाँ पे 40 मेंबर्स है, तो यू कैन नॉट पास द बिल। तो इसका आंसर क्या होगा? द गवर्नमेंट इज अनस्टेबल टू प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस द बिल बिकॉज द स्पीकर एडजर्न्स द हाउस, नहीं हो सकता क्योंकि, हाँ इसका होगा, government measures so the bill will be the government because opposition against it, the government unable to because speaker didn't allow the government to enter the bill pass it। आई इसका थिंक सो आंसर डी हो, होगा। इसका आंसर होगा बी। इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगी ना, इंट्रोड्यूस कैसे करेगी? इंट्रोड्यूस चलो ठीक है, बट तब भी इसका आंसर होना चाहिए द गवर्नमेंट बिकॉज ऑपोजिशन अगेंस्ट, नहीं नहीं, इसका आंसर डी होगा। करेक्ट, डी। हम्म। इसका आंसर डी। कोई आर्यन था, उसने छोड़ दिया मीटिंग। आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा, इंट्रोड्यूसेस द मनी बिल, ठीक है। passes an ordinary bill, can vote a government out of power, can impeach the president। तो देखो, पी और आर हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सी। ए, ठीक है। Which of the following statements about the President of India are correct? The President is the supreme commander of the defense forces. ठीक है। The President exercises all his powers according to his own discretion. नहीं। The President exercises his powers on the advice of the Prime Minister. ठीक है। The executive power of the Indian Union is vested in the Parliament. नहीं। तो इसका होगा पी और आर, पी और आर है बी ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका मिनिमम एज? डी। डी, 35 years। A detained person has not been produced before the magistrate within 24 hours of arrest. Which legal remedies are available to him or her? तो इसका होगा writ of habeas corpus। हम्म।
सिक्स का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस दैट कैन बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा बी 33। हम्म। Sakshi was given an assignment to study in detail about the evil practice of sati in India. While doing so, she came to know that this practice was abolished by by William Bentinck, the Governor General of India in 1829, who was the Indian social reformer whose efforts led to the abolition of the evil practice. इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। ए राजा राममोहन राय। एथ, व्हाट वर द थ्री पीस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट? तो इनका हम्म। है सी ऑप्शन, पेटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। सही है ना? हम्म। Ninth, Gandhiji began the civil disobedience movement by breaking the sword laws. What did this signify? बॉयकॉट। डिफेंस ऑफ ब्रिटिश लॉज। ठीक है। बेफियोंसे मत लिख के आना एग्जाम में। हम्म। Who left knighthood title as an act of protest against the Jallianwala Bagh massacre? Rabindranath Tagore. B option. According to Indian Independence Act, a plebiscite would be held in Sylhet. B option. प्लेबिसाइड मतलब? प्लेबिसाइड मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के, जैसे तुम कांदीवली में रहती हो और कांदीवली में कोई एमएलए या कोई कांदीवली को एक इंडिपेंडेंट कांदीवली के पास दो ऑप्शन है सपोज, ठीक है। या तो हम्म। वो इंडिया में ही रहे या तो एक खुद की कंट्री बना ले, कांदीवली स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऐसा कुछ कंट्री बना ले। अब प्लेबिसाइट होगा वहां के सिर्फ लोकल लोगों के लिए, और उस प्लेबिसाइट में बच्चे भी वोट कर, मतलब 18 बिलो 18 पे, कि तो आपको क्या चाहिए, कि आपको कांदिवली एज अ कंट्री सेपरेट कंट्री चाहिए कि कांदिवली आपको इंडिया में चाहिए, तो उसे प्लेबिसाइड बोलेंगे। ठीक है। ग्रुप ए यूनाइटेड प्रोविंसेस, ग्रुप बी क्या होगा, बलूचिस्तान। ठीक है, हम्म। ये ऑप्शन। 13th, आई एम अ सोल्जर ऑफ स्पेशल फोर्स कामिकाजे, नेम माई मदरलैंड। बहुत इजी है। इसका जर्मनी। आंसर है बी, जापान। कामिकाजे जापान का था ना। विच ऑफ यस। द फॉलोइंग हैड वास्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका? डी, ब्रिटेन। Both the fascists and Nazis feared of the spread of communism. ठीक है। Both the fascists and Nazis were anti-Jews. A is true, but B is false. C option. क्योंकि नाजीज वर एंटी ज्यूज, फेसिस एंटी ज्यूज नहीं थे। फेसिस का ऐसा कोई नहीं था कि वो किसी रिलीजन पर्टिकुलर रीजन के एंटी थे। हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम मेजोरिटी यही आता है क्या, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स हाँ, बी इज ऐसा भी ट्रू? आ सकता है, अजर्शन रीजनिंग भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। ऐसे तुम्हें लिख के देते स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, तो तुम्हें पूछ सकते हैं फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू, तो ऐसा पूछ सकते हैं। या अजर्शन रीजनिंग पूछ सकते हैं कि अजर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट ऐसा। मोस्ट ऑफ द टाइम वही ऐसा ट्रू फॉल्स में ही होता है ना आंसर्स दोनों। ट्रू और फॉल्स, हाँ ऐसे ही कुछ रहता है, मतलब अलग। तुम कॉम्पिटेंसी फोकस वाला जो बुकलेट आया काउंसिल की तरफ से, वो एक बार रेफर करो, ओके। उसमें दिया है अच्छे से। इन द पोस्ट फॉर ये हो गया ना, हाँ। इन द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप emerged under different names in Italy, Germany, Russia, and Spain. B. They sacrifice the individual for the sake of the state. क्या होगा इसका आंसर? मे बी ए सी। A is true and B is false. वही तो बोला सी। A and B are independent of E. D, इसका आंसर होगा डी, A and B are independent of each other, दोनों में कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी है, इसको होल्ड पे रखो अभी, इसका मैं कंफर्म करता हूँ। प्रीति में से पूछ लूंगा क्या होगा इसका आंसर। Answer the following questions. Assume you are an advisor to the president. Under what circumstances will you suggest the president to prorogue or summon the house? टेक्स्ट बुक में दिया है। वो तो सब दिए टेक्स्ट बुक में। बोलो टेक्स्ट बुक में। देखो वो प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर है ना, उसमें दिया है। नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में। रुको लाती हूँ बुक। यहाँ बुक है नहीं तो तुम किससे पढ़ रहे हो? मैं ऐसे आंसर्स दे रही हूँ जो आता है वो। हाँ, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ना। हाँ, नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। जैसे
बोला फिर। उसमें देखो, समनिंग एंड एड्रेसिंग द हाउस, ठीक है। मतलब अभी मुझे इतना क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ही है, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। हम्म। Imagine two states are having a dispute over the sharing of water from a river that flows through. The Supreme Court judge what would be approach resolving this dispute. ये हो चुका है हम लोग का, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया है। इसका मैं आंसर भेजता हूँ, इसका ये होगा रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हम्म। राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। तो इस पे क्या प्रेशर आएगा, ये आएगा कि अब आईएनसी और मुस्लिम लीग साथ में हो गए हैं, हिंदूज और मुस्लिम साथ में हो गए, पॉलिसीज की डिमांड की जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज को वापस से रिफ्रेम किया जाएगा, सेपरेट गवर्नमेंट या सेल्फ रूल जैसे चीजों पे प्रेशर डाला जाएगा। व्हाई डिड द लीग एंड हिंदू महासभा अपोज द क्रिप्स मिशन? क्योंकि हिंदू बट महासभा ने ये जो लखनऊ पैक्ट है वो, उसका सिर्फ हम लोग को मीनिंग ही पढ़ना बोला, मतलब पढ़ने नहीं बोला, ऐसा छोटा सा पैरा है ना, वही करना बोला। वो करने को बोला है, बट चैप्टर 5 के एंड पे देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट दिया है। अच्छा वो लिखना है। ओके। ओह शिट, दिया। आई एम सो सॉरी। ये क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कल एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी 2 बार आया था क्रिप्स मिशन। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ना। वाई डिड द लीग एंड हिंदू महासभा अपोज द क्रिप्स मिशन? क्यों? सबसे पहले हिंदू महासभा ने इसलिए अपोज किया था क्योंकि इसमें इंडिया इंडिया divide करने की बात उठी थी। और लीग ने इसलिए हिंदू महासभा अरे लीग ने इसलिए क्रिप्स मिशन को अपोज किया था क्योंकि क्रिप्स मिशन में स्पेसिफिकली पाकिस्तान जैसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं था कि हाँ हम लोग पाकिस्तान को बनाएंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। बट ये मेंशन था कि इंडिया को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों ने इसको अपोज किया। मेंशनिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, टेक्स्ट बुक में दिया है चैप्टर नंबर 8 में। हम्म। स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को एंड गिव वन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को का फुल एजुकेशनल। फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलो कुछ तो आता है। डब्ल्यूएचओ का फंक्शन भी देख लें, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हैं, उसमें से कोई भी दो वो तीन कर लो एक तो क्योंकि था कि बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन सब एंड डाल पब्लिक सकते हैं। हेल्थ मेंशन टू का। प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, पंचशील का मतलब ही होता है 5 प्रिंसिपल, तो उसमें से कोई दो उठा के पढ़ लो, ठीक है। लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का 15 चैप्टर नॉन अलाइन मूवमेंट में दिया है। नॉन अलाइन मूवमेंट का सेकंड पेज, पेज टर्न करते फर्स्ट पेज के पीछे जस्ट। इतना सब क्यों याद है? ऐसे ही थोड़ी ना टीचर बनो, मतलब टीचर हूँ नहीं, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ाता हूँ सबको, याद होना चाहिए ना सब कुछ। Section A, Part 2. The upper house of the Council of States is known as the Rajya Sabha. With reference to this statement, answer the following. Explain the exclusive powers of Rajya Sabha. वो पेज पे दिया है फर्स्ट चैप्टर के। देखो पहला तो ये है कि वो सोलली इफेक्टिंग द जूर बन सकता है, दूसरा है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब अनाउंस कर सकता है अगर अगर नीड में है तो, और तीसरा मतलब टेक्स्ट बुक में से देख लेना। How does the parliament exercise control over the executive? Elaborate with the help of the following. Interpellation, monetary controls, general motion. Interpellation मतलब गवर्नमेंट का मतलब राइट ऑफ द मेंबर्स। ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी बंदा ट्रेजरी बेंचेस, यानी कि जो पार्टी इस समय रूलिंग में, मतलब फॉर एग्जांपल कांग्रेस या बाकी पार्टीज बीजेपी या एनडीए अलायंस से कुछ भी पूछ सकती है। इंटरपेलेशन वो गवर्नमेंट से पूछ सकती है ताकि उनकी सिलेक्टनेस पे चेक कर सके। सिलेक्टनेस इन द सेंस गवर्नमेंट कहीं आलसपन तो नहीं दिखा रही काम करने में, या गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके पीछे क्या रीजन है, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं वगैरह। मॉनेटरी हम्म। कंट्रोल्स वगैरह कर सकते हैं लोग, ठीक है।
और टैक्सेस वगैरह मॉनेटरी से, कंट्रोल कौन से पेज पे? उसी पेज पे दिया है सब, जिस पेज पे इंटरपेलेशन है। एडजर्न मोशन भी वहीं पे दिया है। ठीक है, एडजर्न मोशन मतलब कब हम लोग हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, काफी केसेस दिए, जैसे कि डेयरिंग डेकोइटी या क्लियरिंग ऑफ अ सीनियर ऑफिसर एट अ वर्शिप प्लेस वगैरह से एग्जांपल्स वगैरह दिया। ठीक हम्म। है, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा क्या होता है, 250 मेंबर्स टोटल में होते हैं, टोटल में होते हैं 250, 238 होते हैं नॉमिन इलेक्टेड और 12 होते हैं नॉमिनेटेड। 238 जो इलेक्टेड होते हैं वो दोज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड जो 12 नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, हैविंग एन एक्सेप्शनल या यू कैन से वेरी मच हाई नॉलेज इन सम पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर में नॉलेज है तो ही इज अ ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो मतलब क्रिकेट में मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। कोई अगर सोशल वर्कर है, कोई एक्टर है वगैरह। व्हाट इज द टर्म ऑफ हम्म। राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर्स इट इज मतलब द 1/3 ऑफ द परमानेंट मेंबर्स रिटायर एवरी आफ्टर 2 years। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। Council of Ministers headed by the Prime Minister is the powerful institution in the Indian polity with reference to the above aspect according as the role of the Prime Minister the leader of the nation। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द नेशन होता है, वो इंडिया, वो डिसाइड करेंगे कि इंडिया बाकी कंट्री से क्या रिलेशन रख सकता है। ही विल रिप्रेजेंट इंडिया एट फॉरेन एंड इंटरनेशनल लेवल्स। ठीक है, और बाकी सब चीजें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। वॉर के समय में भी जब इंडिया का किसी कंट्री से वॉर चल रहा है तो अपोजिशन पार्टीज भी प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती है। हालांकि हमारी कंट्री की जो अपोजिशन पार्टीज वैसी है नहीं। ठीक है, तो वो अलग है। गिव द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिए गए हैं 4 पॉइंट्स, उसमें से चारों कर लो, 4 मार्क का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, काउंसिल मिनिस्टर्स कंप्लीट पूरे काउंसिल में है, जिसमें तुम्हारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर एक स्मॉल बॉडी है बट उसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तुम्हारे 10 मतलब कई तरीके के मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, कैबिनेट में सिर्फ स्पेसिफिक है, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ हम्म। मिनिस्टर्स जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग अटेंड करें, बट कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नमेंट की हर मीटिंग अटेंड करते हैं, एंड दे आर यू कैन से द क्लोज, यू कैन से फ्रेंड या क्लोज कलीग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे बहुत पॉइंट्स है टेक्स्ट बुक में। स्टेट एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू टू लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। पॉलिसी मेकिंग कैसे करता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट करता है, कैसे वो लोग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे कैबिनेट डेप्यूटी को पास करता है, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को पास करते हैं, कैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स, डीएम जीएम वगैरह को पास ऑन करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट्स बनाई जाती है, कैसे अगर सपोज इंडिया की तरफ से, ये कहाँ चली गई, अरे आई एम सो सॉरी। क्या, मैं देख रहा हूँ ना कि मैं ही गायब हो गया मीटिंग से। नहीं नहीं, मेरे को लगा कि मेरा नेट चला गया। मैं क्यों नहीं दिख रहा अपने आप को? नेटवर्क इश्यूज। नहीं, मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना बट, हम्म। हाँ नहीं मैं भी दिख रहा हूँ, अपने को भी दिखा। ठीक है, ठीक है, चलो क्या कहा थे, हाँ। इसमें पॉलिसी मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, कैसे अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने कोई अपना एम्बेसी सेटअप किया है यूएसए में, तो यूएसए में एम्बेसी सेटअप किए तो वहाँ का नेशनल नेशनल एम्बेसडर कौन होगा इंडिया की तरफ से, कौन कौन वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भेजे जाएंगे, तो वो सब कैबिनेट डिसाइड करती है। लेजिस्लेटिव फंक्शन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, जो भी हम लोग को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में लाडली बहनी योजना लॉन्च हुआ था, और मतलब काफी सारी जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो सब कैबिनेट मिनिस्ट्री हम लोग को इन्फॉर्म करती है, क्या है, क्यों है, क्या उसमें एग्जैक्टली बेनिफिट्स हैं वगैरह। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, कैसे काउंसिल बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, मनी बिल से लेके हर छोटी मोटी सारी बिल्स। लाइक रिसेंटली रवि किशन जी ने पार्लियामेंट ने पुटअप किया था कि भोजपुरी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, भोजपुरी लिटरेचर को और बाकी सारी चीजों को प्रमोट किया जाए, फोक सॉन्ग को वगैरह। तो वैसा बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो वगैरह। ठीक है, हम्म। क्वेश्चन नंबर 5 ये स्किपिंग। ठीक है, वैसे भी ये लोक अदालत वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है क्योंकि ये सिर्फ हाईकोर्ट से आया है।
देर आर चांसेस कि तुम सिर्फ हाई कोर्ट का भी पूछ सकते हैं, बट बहुत कम ऐसे हैं कि हाई कोर्ट से आएगा सेपरेट, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एज अ मिक्स और सुप्रीम कोर्ट एज अ सेपरेट, ओनली दिस मच. Okay. Question number six. First war of independence, 1857, shook the British government to its very foundation. In this country, this. How did the relationship between the British Crown and the princely states in India change as a consequence of the first war of the independence? तो कॉन्सिक्वेंस लिखना है. Consequence में से क्या लिखना है? अबे इसमें भी. देखो, जो पुरानी कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि जो पुराने पॉलिसीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडी अलायंस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे. ठीक है. और प्रिंसली स्टेट्स को पॉलिसी अपने ऑफ डिवाइड अपने एंड स्टेट्स रूल. अपने नहीं नहीं, डिवाइड एंड रूल नहीं. अरे इसमें क्या लिखा है? प्रिंसली स्टेट्स के रेफरेंस में लिखा है ना, डिवाइड एंड रूल कहाँ पे आ गया? ठीक है. रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट वाला प्रिंसली था. स्टेट्स तो पहला क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और सब्सिडी लाइंस जैसे घातक जो पॉलिसीज थे उससे हटा दिए जाएंगे. ठीक है. हम्म. दे विल देन अलाउ द प्रिंसली स्टेट, जो वहाँ के जो रूलर्स थे उनको अलाउ किया जाएगा कि आप फ्रीली अपने स्टेट को रूल कर सकते हैं. तीसरा था कि जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिन लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था उनको स्पेशल कंसेशन वगैरह, स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी. व्हाट वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या कि जो इंडिया का जो मनी था वो डायरेक्टली ब्रिटेन में ड्रेन होके जा रहा था, और उसमें काफी सारी चीजें थी. मतलब इंडिया की इकोनॉमी से इंडिगो वगैरह, पल्सेस, सिल्क, कॉटन, डायमंड वगैरह, गोल्ड सब यहाँ से जा रहा था. साथ साथ यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो इंडियंस ही सैलरी देते थे अपने ही कंट्री को मैनेज करने के लिए वगैरह, वो सब डायरेक्ट ब्रिटेन जाते थे. एक्सप्लेन एज अ हाँ. कॉज ऑफ फर्स्ट और इंडिपेंडेंस, तो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कॉज में से देख के लिख लो. राइट इन ब्रीफ और हार्डशिप्स फेस बाय द पीपल ऑफ अदी, हम लोगों ने कल ही किया था. हाँ. पहला था कि जिन 75,000 सेपॉइज ने सपोर्ट किया, जो मतलब जिन सेपॉइज ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, उसमें से 75,000 अवध के थे. ठीक है. अवध अवध इज फिर नथिंग बट योर हायर लैंड प्रेजेंट रेवेन्यू. करंट का उत्तर प्रदेश. ठीक है. हम्म. और उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, और उन्होंने अपने ही लैंड को कॉन्कर करके अपने ही मदरलैंड के ऊपर टैक्सेस पे करना चालू कर दिया, अपनी घरों के ऊपर टैक्सेस पे करना चालू कर दिए. मतलब काफी सारी चीजें, लैंड रेवेन्यू, फूड टैक्सेस, फेरी टैक्सेस काफी बढ़ गए थे. ठीक है. तो सब हम्म. लिख लो, टेक्स्ट बुक में दिया. व्हाट वर द कंसील मोटिव्स ऑफ द पार्टीशन, मोटिव्स ऑफ द ये फॉर हम द लोग को पार्टीशन ऑफ टर्म वन बंगाल? में आया था ये पूरा सेट. सेम. क्या क्या हुआ? ये पूरा सेट हम लोग को टर्म वन में आया था. टर्म वन में, हाँ मतलब देखो क्वेश्चन मिला जुला के कहीं से आएंगे. स्कूल वाले भी मतलब स्कूल वाले भी ऐसा थोड़ी ना कि सब अपने से ही पूरा पेपर सेट करेंगे. ठीक है, मानता हूँ हमारे यहाँ टीचर्स जो है कपूर में बहुत बढ़िया है. ठीक है. बट इतना टाइम नहीं है ना किसी के पास कि पूरा एक एक क्वेश्चन सेट करे, तो लोग कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं. इसलिए कहते हैं मैक्सिमम पेपर राइटिंग करो, बीट साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी. कंसील हम्म. मोटिव्स क्या थे पार्टीशन ऑफ बंगाल की? नर्व बंगाल को सेंटर से. बंगाल को डिवाइड किया जाए क्योंकि नर्व सेंटर था राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म का. साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया जाए. फिर ठीक है. दूसरा था कि फोस्टर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. और तीसरा इसमें था लिस्ट नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बट टेक्स्ट बुक रिड्यूसिंग. में दिया, वो देख लेना. मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है या थोड़ा कंसेप्चुअल, उससे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी सब भी करेंगे, ऐसा नहीं है. एक मिनट, हाँ. हम्म, ठीक है. elaborate in three methods of the asserting nationalists. क्या थे? वो पहला तो था स्वदेशी. स्वदेशी, बॉयकॉट, बॉयकॉट. और रिवाइवलिज्म. सेल्फ रिलायंस, पैसिव रेजिस्टेंस हाँ. वगैरह. ठीक है. बट वो तो एक पॉइंट के अंदर है ना सब. रिवाइवलिज्म और पर्सनल हाँ मतलब सैक्रिफाइस. वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. वेरी गुड. लिख सकते हैं. आइडेंटिफाई द नेशनल्स इन द गिवन पिक्चर. गिवन कौन कौन है? लाल बाल पाल. लाल बाल पाल पता चला, लाल बाल पाल कौन है? हेलो. गायब ही हो गए.
हेलो हेलो। हेलो। हम्म। प्लीज bear with me for today. हाँ नहीं, नेट बहुत ज्यादा लग रहा है कमजोर है। ठीक है। कौन है ये तीन लोग? लाल बाल पाल का ट्रायो, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन है तीसरा? हम्म। कौन है तीसरा बताओ। लाल बाल पाल बाल गंगाधर। अरे नहीं, लाला तीसरा। लाजपत राय, बाल गंगाधर, और फिर तीसरा था ये। बिपिन चंद्र पाल। हाँ वही। अरे यार तुम लोग को नाम ही नहीं आते ये सब फोटो देख के? क्या यार, इतना बहुत पीछे चला प्रिपरेशन। गिवन नहीं आप। कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर ईच नेशनल इज गिवन अबाउ। कंट्रीब्यूशन टेक्स्ट बुक में से देख लेना, उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, स्पेंड 4 years इन स्टडिंग इंडियन सिचुएशन वगैरह। व्हाट डिड रॉबलेट एक्ट इम्प्लाई? रॉबलेट ये इम्प्लाई करता था कि बिना किसी सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट के हम लोग किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते थे, ठीक है। सस्पेंशन और ऑफ यूबीएस। हेबियस कॉर्पस वगैरह जैसी राइट्स सस्पेंड कर दी गई थी। बाकी टेक्स्ट बुक से पॉइंट्स डाउन कर लेना। स्टेट द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस। माइनॉरिटीज के इश्यूज पे डेडलॉक हो गया था मीटिंग। और जो जिस चीज के लिए गांधी जी गए थे वहां पे, वो चीज नहीं हो पाई थी, मतलब इंडिपेंडेंस का। ठीक है। थर्ड वाला। सॉरी। कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में क्या अग्रीमेंट्स हुए थे? दो। पता नहीं। कांग्रेस ने अग्री किया था कि वो सॉल्ट वगैरह जो रहता है वो सब वहां से कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी, हम्म। कांग्रेस ब्रिटिश ने बोला था कि सॉल्ट वगैरह तुम लोग कलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर से जो बैन था वो हटा दिया गया था। कांग्रेस ने क्या एग्री किया था कि हम लोग पिकेटिंग, बॉयकॉट और लिकर वगैरह फॉरेन क्लोथ्स का हम लोग बॉयकॉट नहीं करेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड्स। हाँ, ये सब जो मैं पॉइंट्स है ना ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि टेक्स्ट बुक में से तुम्हें खुद लिखना। मेरे एग्जैक्ट बताने से क्या, जब तक तुम खुद से टेक्स्ट बुक में एक बार झांक के नहीं देखोगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। हम्म। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स हार्ड क्रिटिक्स वगैरह। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड एज एन इमीडिएट कॉज फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखो अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया है। हर बार ये पूछता था कि क्या कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, या क्या इमीडिएट कॉज था, बट यहाँ पे तुम्हें इमीडिएट कॉज दिया है और पूछा ऐसा क्यों, इमीडिएट कॉज क्यों हुआ, ठीक है। हाँ। तो ऐसे भी आ सकते हो। जो टेक्स्ट बुक में दिया है कि क्या क्या था, कि वहां पे जो पोलैंड उसने इन्वेड किया था उसके उस साइड एंसिंग पोर्ट के, मतलब उसको कनेक्ट करना था वगैरह, ठीक है। हम्म। व्हाट इज अ कोल्ड वॉर, व्हाट विच वर द टू पावर ब्लॉक्स? तो कोल्ड वॉर क्या है कि जिसमें एक ऐसा टाइप का वॉर जिसमें एकदम एक्चुअली में तुम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे एक्चुअल वॉर की तरह, ठीक है। एक्चुअल वॉर की तरह तुम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे कि हाँ मतलब चाकू पत्थर हथौड़ा लेके मारने लगे, वैसा नहीं। कोल्ड वॉर। मैंने कई बार समझी। घरेलू एग्जांपल दिया, अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। मैं दे नहीं सकता, नहीं तो मैं देता। ठीक है, अपने स्कूल मीटिंग का के ही था। बाद दे देना। हाँ नहीं, दे दूंगा मीटिंग के बाद, अभी नहीं दे सकता क्योंकि काफी टीचर्स कपूर की मेरा देखते हैं वीडियो। मैं नहीं ऐसा कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है क्लास में जिसे तुम सामने से ऐसा झगड़ा नहीं होता, बट हाँ जो दुश्मन है कोई ऐसा है क्लास में? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब कौन? वो इधर नाम नहीं ले सकती। अरे कोई भी, मतलब रैंडम सा नाम ले लो, मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना। नहीं, आप कोई भी नाम उठा लो ना। ठीक है ऐसे चलो, दुनिया देव। में तुम हजारों देव, नाम है। देव तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है। देव मैंने अज्यूम किया दुश्मन है। सामने तुम लोग रहोगे तो हाँ ठीक है, हाँ हाँ ही, ठीक है, दिखावटी वाला, ठीक है। कि हम लोग दिखावा कर रहे हो कि हाँ तुम दोस्त हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ठीक है, बस दिखावा, ठीक है। हम्म। बट पीठ पीछे यू आर क्रिएटिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट देव एंड देव इज क्रिएटिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट यू। प्रियल, तुम जाके क्लास में बोलो देव से बात मत करो, देव ऐसा
तुम ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज करोगे जिससे तुम देव का डाउनफॉल कराओ। उस साइड देव भी दूसरे क्लास में जाके बोलेगा कि प्रियल ऐसी है, प्रियल वैसी है। वो उधर अपनी कॉन्स्पिरेसी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करेगा तुम्हारे डाउनफॉल के लिए। दोनों अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगी, वो सुपीरियर हो, तुम इंफीरियर हो। समझ में आ रहा है? यप्स। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर है। और कौन से दो पावर ब्लॉक्स थे? तो एक था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, अब उसमें काफी कंट्रीज भी है। यूएस के साथ कौन सी कंट्रीज थी, यूएसएसआर के साथ कौन सी कंट्री थी, वो टेक्स्ट बुक में लिस्ट किया गया है, उसे देख लेना। एक्सप्लेन द हम्म। फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापानीज इन्वेजन ऑन चाइना। ठीक है, जापानीज ने इन्वेड किया था चाइना को और मंचूरिया को इन्वेड किया था। और चाइना ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि जापानीज के ऊपर टैक्स, जापान के ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जाएं, उसके साथ ट्रेड बंद किया जाए, जापान जापान के ऊपर हैवी मतलब पनिशमेंट्स वगैरह किए जाए। और उसने लीग ऑफ नेशंस को रिक्वेस्ट किया, बट लीग ऑफ नेशंस में उस समय कौन थे लीडिंग मेंबर्स? ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि नहीं, इसको पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलो करते हो, जापान जापान को करने देते हैं, ताकि वो अपना उधर अपना दबदबा बनाए और वो शांत हो जाए। ठीक है, उसको करने दो, जो करने करने दो। राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म, तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स हुआ ना। ये हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया। पोलैंड को इन्वेड करते ही तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। यार ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। आई एम सो सॉरी। क्या? आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है, नेटवर्क इशू है। So last set है, after the two world wars, there was a need of an organization. This is League of Nations. What is the compulsory jurisdiction under the International Court of Justice? ठीक है, तो वो अपने आईसीजे के पार्ट में देख लेना। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपलसरी jurisdiction। स्टेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, तो यूएन के फर्स्ट पेज पे, 13 चैप्टर का जो फर्स्ट नहीं सेकंड पेज है, उसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। लास्ट में एक न्यू ऑब्जेक्टिव दिया, डिसआर्म, डी कॉलोनाइज एंड डेवलप। वो मत लिखना क्योंकि वो न्यू ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वो मतलब अलग ऑब्जेक्टिव हो गया। जो मेन ऊपर पॉइंट्स दिया, आई थिंक सो 8 9 या 10 12 है, वो देख लेना, उसमें से 3 4 याद कर लो। ओके। एक्सप्लेन द वीटो पावर एंड एनी टू फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर क्या होता है कि इट इज अ नेगेटिव वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? चाइना, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 लोग हैं तुम्हारे परमानेंट मेंबर्स। बाकी के जो लोग हैं वो हर 2 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली, जैसे इंडिया का आई है, अब आई के बाद जो लोग आएंगे वो अल्फाबेटिकली हर 2 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हम्म। ये 5 लोग तो परमानेंट, ये लोग कभी चेंज नहीं होंगे। पर बाकी जो 20, जो बाकी के जो 20 लोग हैं वो लोग नॉन परमानेंट है, वो लोग हर 2 साल पे चेंज होते हैं। अभी अगर सपोज तुमने एक सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रपोजल पास किया, ठीक है, उसको तुमने प्रपोज किया है, तुम्हें एटलीस्ट 9 वोट्स चाहिए होंगे उसको पास कराने के लिए। ठीक है, हाँ 9 वोट्स चाहिए होंगे तुम्हें उसे पास कराने के लिए। तुम्हें 9 वोट्स मिल गए, बट अगर किसी ने भी वीटो पावर, जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए, इन पांचों में से किसी ने भी अगर अपना वीटो पावर यूज किया, कोई एक ने भी, तो तुम्हारा जो वो प्रपोजल है वो नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएगा, पास नहीं होगा। कोई एक भी कर देगा तो नहीं होगा। और वीटो पावर नेगेटिव होता है, मतलब तुम अगर उसने किसी ने भी अपना, किसी भी 5 कंट्री में से किसी एक ने भी वीटो पावर यूज कर दिया, तो वो दिक्कत हो जाएगा तुम्हारा, वो कभी पास नहीं होगा। फिर वापस से कभी वो तुम उस पर प्रपोजल पे बात नहीं कर सकते, मतलब आप इन द सेंस वापस से उसे तुम नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में ला सकते हो पास करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को, इंडिया जैसे अभी नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है तो उसको 9 वोट्स चाहिए होंगे, जो मिल जाएंगे वो काफी आसानी से। इंडिया का ऐसा यू कैन से इमेज है, उसको 9 वोट्स आसानी से मिल जाएंगे। बट जो रिमेनिंग 5 लोग हैं, उसमें से अगर जैसे चाइना जैसी कंट्री ने अगर अपना वीटो पावर यूज कर दिया, तो इंडिया फिर नहीं बन पाएगा परमानेंट मेंबर। तो ये होगा उसका इशू। रियल, यू आर गेटिंग कनेक्ट डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, राइट? आ गई मैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं वापस से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा पूरा।
उसे देख नहीं, मैं लेना। रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ, बाकी कुछ चैप्टर में ऐसे डाउट है, मतलब पूरे पेपर में कुछ ऐसे डाउट था? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मतलब ऐसे कुछ पेपर में एमसीक्यू वगैरह नहीं समझ में आया हो? पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। क्यों, क्या हुआ? मेरे को नहीं पसंद कभी रिकॉर्ड करना। अच्छा ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ।